हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू केव फॉर स्टोरीज। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो चलते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये कहानी सुनाने से पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ना कोई सुनी सुनाई बात है, ना किसी किताब से ली गई है। ये मेरी अपनी ज़िंदगी का वो स्याह बाब है जिससे मैं जितना भूलने की कोशिश करता हूँ उतना ही वो मुझे रात के सन्नाटे में अपनी तरफ खींचता है। ये सब कुछ 2 साल पहले हुआ, जब मैंने लाहौर की गुलबर्ग की एक पुरानी इमारत में नया फ्लैट लिया। मैं कराची से आया था नौकरी की गरज से। कंपनी ने मुझे एक पुराना फ्लैट अलॉट किया था जिसका नाम था फ्लैट नंबर 7। वहाँ पहुँचने के तीसरे दिन मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई कि रात के वक्त दरवाज़ा खुद बहुत हल्के से खुल जाता। पहले मैंने सोचा कि शायद कुंडी पूरी नहीं लगी, ये शायद दरवाज़ा टेढ़ा है। लेकिन जब मैंने दरवाजे को ऊपर वाला कुंडा, दरमियान वाला और नीचे वाला तीनों कुंडे लगाए, दरवाज़ा बंद किया और वो फिर भी हल्का सा खुलने लगा, तो एक लम्हे के लिए मेरा दिल थम गया। 5वीं रात मुझे पहली बार लगा कि फ्लैट में मेरे सिवा कोई और भी है। किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई, हालांकि मैं सोते वक्त सब बर्तन धो कर रखता था। मैंने जाकर देखा तो सारा किचन वैसा ही था, बस संक के नीचे पानी की हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई वहाँ खड़ा आहिस्ता आहिस्ता पानी गिरा रहा हो। मैंने तब भी खुद को समझाया कि नहीं, ये सब मेरा वहम है, नया माहौल है, थकन की वजह से ये सब कुछ मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन अगली रात मेरी आंख तकरीबन रात के 3 बजे खुली तो कमरे की लाइट बंद थी, लेकिन बाहर के कमरे से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। मैंने मोबाइल उठाकर टाइम देखा तो 3:06 हो रहे थे। ये वही वक्त था जब अक्सर कहानियाँ शुरू होती है, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि मेरी कहानी भी उसी वक्त से शुरू हो रही थी। मैं दबे कदमों चलता हुआ लाउंज तक गया। वहाँ कोई नहीं था, पर लाइट ऑन थी। तभी अचानक मुझे दीवार के आईने में कुछ हिलता हुआ नजर आया। जब मैंने मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था। मैंने तेजी से आईने की तरफ दौड़कर देखा और वहाँ मेरी अपनी शक्ल कुछ बदली हुई सी थी। मेरी आंखें सुर्ख, होंठ सिले हुए और मैं खुद को घूर रहा था। मैं एकदम पीछे हट गया, मगर जैसे ही पीछे हटा तो पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप सोच रहे होंगे कि शायद ये इसका वहम था, ये ख्वाब देख रहा था, पर यकीन मानिए जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी के उन लम्हों में से है जब मुझे लगा कि मैं मर जाऊँगा या पागल हो जाऊँगा। अगले दिन मैंने दफ्तर में ये सब जिक्र किया तो एक कोलीग ने चुपके से आकर मुझे कहा, यार तुम्हें पता है वो फ्लैट नंबर 7 पिछले किराएदार ने खुदकुशी की थी वहाँ, वो भी रात के 3 बजे। उसकी ये बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने सोचा कि ये महज इत्तेफाक हो सकता है, लेकिन फिर रात को जब मैं सोने लगा तो लाइट बंद करने से पहले दरवाजे के नीचे से किसी ने अंदर कागज़ का एक टुकड़ा फेंका। मैंने वो टुकड़ा उठाया, उस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। मैंने वो कागज़ हाथ में पकड़े पकड़े सारी रात जाग कर गुजारी। एक तरफ तो दिल कह रहा था कि ये सब सिर्फ मेरा जहनी दबाव है, लेकिन दिमाग साफ साफ बता रहा था कि मामला अब महज वहम नहीं रहा। अगली सुबह मैं वो पर्ची लेकर नीचे चौकीदार के पास गया। मैंने चौकीदार से कहा, चाचा, रात को किसी ने मेरे दरवाजे के नीचे ये कागज़ फेंका था, आपने किसी को ऊपर जाते देखा था क्या? चाचा ने वो पर्ची पढ़ी और फिर मेरी तरफ देखा और कहने लगा, बेटा, यहाँ कुछ बातें ना पूछो तो बेहतर है, अपने काम से काम रखो, फ्लैट में रहो, बाहर की फिक्र छोड़ो। ये पुरानी इमारत है और पुराने मकानों में पुरानी बातें होती रहती हैं। ये बात कहकर वो वापस अपने स्टूल पर बैठ गया और नज़रें झुका ली, जैसे कुछ छुपा रहा हो मुझसे। फिर उसी रात मैंने फैसला किया कि अगर कुछ है तो मैं कैमरा लगा कर देखूंगा। मैंने अपने मोबाइल का कैमरा ऑन किया, एक एप्लीकेशन डाउनलोड की और इसे लाउंज में छोड़ दिया। दरवाजे की तरफ कैमरा सेट करके छोड़ दिया। फ़ोन में मोशन डिटेक्शन ऑन किया, यानी कि जैसे ही कुछ हरकत करे तो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाए। रात को सोने से पहले कई बार सोचा कि दरवाजे के नीचे से जो पर्ची आई थी कहीं वो किसी पुरानी याद की तरह दोबारा ना आ जाए। लेकिन उस रात दरवाज़ा तो नहीं खुला, लेकिन कैमरा सुबह मैंने देखकर जो कुछ मैंने उसमें देखा तो मेरा जिस्म सुन्न हो गया। रात के 3:03 पर दरवाजे के सामने एक साया आकर रुका, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक स्याह वजूद था। वो साया झुका और दरवाजे के नीचे कुछ फेंका, फिर पीछे हटा और दीवार से होकर गुजर गया। जी हाँ, दीवार से।
जैसे दीवार के अंदर घुस गया हो। मैंने फौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर देखा तो बाहर कोई नहीं था। ज़मीन पर वही पुराने से कागज़ का टुकड़ा पड़ा था, लेकिन इस बार उस कागज़ पर लिखा था, तुमने नहीं माना, अब जो होगा वो तुम्हारे साथ कभी नहीं हुआ होगा। मैंने वो वीडियो अपने कोलीग अहमद को दिखाई। अहमद कुछ देर देखता रहा, फिर मुझसे कहा, यार ये फ्लैट छोड़ दे, ये वो जगह नहीं जहाँ इंसानों को रहना चाहिए। लेकिन अहमद, मैं अभी नया आया हूँ, कहाँ जाऊँ? कंपनी ने बमुश्किल ये जगह दी है। अहमद ने आहिस्ता से कहा, मैं कुछ बताना नहीं चाहता था, लेकिन जिस शख्स ने यहाँ खुदकुशी की थी वो मेरा दोस्त था जिसका नाम हैदर था। उसने भी कैमरा लगाया था और इसी तरह के साए देखे थे। उसने कहा था कि वो दीवारों से बातें सुनता है, और फिर एक दिन उसने अपनी ही खून से दरवाजे पर लिख दिया था, मुझे वापस ना लाना, मैं जा चुका हूँ। उसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा। अगली रात मैंने पहली बार दीवार के साथ कान लगाकर सुना और मुझे वाकई किसी औरत की सिसकियाँ सुनाई दी। मेरे कमरे की दीवार के पीछे से जो सिसकियाँ आ रही थी वो किसी ख्वाब का हिस्सा नहीं थी। मैं जाग रहा था, मुकम्मल होश में था, और ये सब असल में हो रहा था। अगले दिन मैंने फैसला किया कि अब मैं ये खेल ख़त्म करके रहूँगा। मैंने इमारत के एक और रिहायशी से बात की जो एक बूढ़ा सा शख्स था जो 30 साल से यहाँ रह रहा था। मैंने जब उसे बताया कि मैं फ्लैट नंबर 7 में हूँ तो वो खामोश हो गया और कुछ लम्हे बाद बोला, बेटा तुम जानते हो उस जगह का असल किस्सा? ये फ्लैट पहले ग्राउंड फ्लोर पर था, मगर जब तीसरी मंजिल बनी तो पुराना कमरा वहाँ मुंतकिल कर दिया गया, मगर इसके साथ जो हुआ वो भी ऊपर आ गया। मैं कुछ समझ ना सका उसकी बात, लेकिन उसने फिर धीरे से कहा, यहाँ एक लड़की को मार दिया गया था, उसके अपने ही भाई ने, गैरत के नाम पर। वो फ्लैट नंबर 7 में हुआ था, और फिर वो भाई 3 दिन बाद उसी कमरे में मुर्दा पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थी और हाथ दीवार पर जमे हुए, जैसे वो कुछ लिखना चाहता हो। दोस्तों, फिर मैंने उस रात दीवार पर उंगली फेरी जहाँ से आवाज़ आई थी, तो वहाँ एक अजीब सा निशान था, जैसे नाखून से खराशा गया हो। मैंने वो जगह आहिस्ता आहिस्ता खुरची और नीचे से एक पुराना सा खूनालूद कागज़ निकला। कागज़ पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, काश तुम मेरी चीखें सुन पाते। दोस्तों, अब मेरा जहन पूरी तरह बिखर चुका था। मैंने वो तमाम वीडियोस डिलीट की, अपना सामान बांधा, और जैसे ही बाहर निकलने लगा तो दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरा मुकम्मल अंधेरे में डूब गया। मुझे लगा कि शायद लाइट चली गई है। मैंने मोबाइल ऑन किया, लेकिन उसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज़ लिखी हुई थी, तुम भी सुन चुके हो, अब तुम नहीं जा सकते। अगले लम्हे कमरे में एक सर झोंका आया। दरवाजे पर दोबारा वो साया नमूदार हुआ, वही खाली आंखें, लेकिन इस बार वो मुझसे बोल पड़ा। उसने बोला, तुमने इसे सुना, बाकियों ने नहीं, तुम इसे बाहर ले आए हो। और तभी अचानक मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था, और किसी ने मुझे बताया कि किसी ने फ्लैट नंबर 7 की पुलिस को इत्तला दी थी, और पुलिस को वहाँ दीवार के अंदर एक लाश मिली, हड्डियों का ढांचा और एक लाकट जिस पर मेहरीन नाम लिखा था, और मैं भी उनको वहाँ बेड के नीचे बेहोश मिला। बाद में पता चला कि ये मेहरीन वही लड़की थी जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 15 साल पहले दर्ज हुई थी, और उसका कोई अता पता नहीं चला था। फिर मेरी गवाही पर फ्लैट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया और मुझे कंपनी ने लाहौर से ट्रांसफ़र कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी पहली हॉरर स्टोरी। तो चले चलते हैं अपनी सेकंड हॉरर स्टोरी की तरफ। दोस्तों, ये किस्सा मेरे बड़े भाई का है जो अब तक सही मानों में वापस नहीं आया। वो जिस रात गांव के वीरान मकान में रुका, उस रात उसकी शख्सियत कुछ और बन चुकी है। उसके चेहरे पर वही नक्श है, आवाज़ भी वही है, लेकिन अंदर से कुछ ऐसा है जो इंसानी नहीं है। ये वाक़या सन 2014 का है। हम लोगों का आबाई गांव खैरपुर के नज़दीक एक छोटे से गांव चुकलाड़ा में है। गर्मियों की छुट्टियां थी और मेरे बड़े भाई, जिसका नाम ज़ुबैर था, जो आमतौर पर शहर में रहते थे, वो गांव आए हुए थे। वो तबीयत के थोड़े तन्हा पसंद थे, खामोश रहते, अक्सर रात को बाहर निकल जाते। उस वक्त हमारी उम्र कम थी, हम ज़्यादा सवाल नहीं करते थे। एक शाम गांव में बिजली चली गई, अंधेरा छा चुका था। ज़ुबैर भाई ने अपने दोस्त खालिद के साथ मोटरसाइकिल निकाली और कहा, हम खेतों की तरफ जा रहे हैं, वो नया वीरान मकान देखा है हमने वहाँ, वही जिसमें कोई नहीं रहता। आज रात वहाँ रुक कर देखते हैं कि आखिर लोग इतना डरते क्यों हैं उस जगह से। मैं और अम्मी ने उन्हें मना किया, लेकिन वो हंस पड़े जैसे ये सब बेवकूफ़ी हो। रात के तकरीबन 11 बजे थे। हमें दूर
खेतों की तरफ से कुत्तों के भौंकने और फिर एकदम खामोशी सुनाई दी। एक अजीब सा जमूद, जैसे सारी फिजा सांस रोक कर कुछ देख रही हो। सुबह हुई, खालिद तो वापस आ गया मगर जुबैर भाई नहीं। खालिद के कपड़े गर्द से भरे हुए थे, चेहरा जर्द और होंठ कांप रहे थे। अम्मी ने चीख कर पूछा, जुबैर कहाँ है? खालिद सिर्फ इतना बोला, वो नहीं रहा, मैं तो जैसे तैसे बच के निकल आया हूँ। हम सब हैरान थे। खालिद ने बताया कि जैसे ही वो वीरान मकान में दाखिल हुए तो अंदर एक ठंडी सी हवा चल रही थी, हालांकि बाहर हबस थी। अंदरूनी दीवारों पर कोई अजीब सी तहरीरें थी, जैसे फारसी या अरबी हो लेकिन उल्टी लिखी गई हो। दीवारें गीली थी, जैसे अभी अभी खून बहा हो। अचानक एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और वहाँ से एक धुआं सा निकला और जुबैर भाई जैसे साकत हो गए। उनके मुंह से हल्की आवाज़ आई, ये जगह अब मेरी है। मैं समझा कि जुबैर मजाक कर रहा है, लेकिन उनकी आंखें किसी और की थी। मैंने तो जैसे तैसे जान बचाकर भाग निकला, लेकिन जुबैर मेरे पीछे नहीं था, बल्कि वो वही खड़ा रहा धुंध में। अगले दिन पुलिस, गांव वाले सब मिलकर उस मकान में गए और हैरत अंगेज तौर पर जुबैर भाई हमें बाहर खेत में बैठे मिले। लेकिन वो ना बोलते थे, ना किसी को पहचानते थे, बस एक बात बार बार दोहरा रहे थे, उन्होंने मुझे चुन लिया है, अब मैं सिर्फ उनका हूँ। हम सब सोचने लगे कि किसने चुन लिया है, और क्या वाकई जुबैर भाई ही थे ये कुछ और है। पहले तो सब ने समझा कि शायद जुबैर भाई को कोई शदीद ज़हनी दचका लगा है, कोई नफसियाती झटका। गांव के हकीम को बुलाया गया। उसने जुबैर भाई की नब्ज़ देखी तो उसकी आंखें चमकाई और सिर्फ इतना कहा, ये किसी दुनियावी बीमारी का मामला नहीं है, इनके साथ कुछ और जुड़ गया है, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं है। उसी रात उन्हें लेकर हम गांव के इमाम साहब के पास ले गए। इमाम साहब बूढ़े और नरम लहजे वाले थे, मगर जैसे ही उन्होंने जुबैर भाई की तरफ देखा तो वो एक लम्हे के लिए पीछे हट गए। फिर उन्होंने कहा, ये जुबैर ज़रूर है, मगर इसके अंदर कोई और भी है, और वो बहुत पुराना है, बहुत पुराना। इमाम साहब ने कुरान पाक की तिलावत शुरू की तो जुबैर भाई के लब कांपने लगे, आंखें सुर्ख हो गई, पसीने में शराबूर होने लगे। और फिर अचानक उन्होंने एक आवाज़ में कहा जो उनकी नहीं थी, ये जिस्म हमारा चुना हुआ है, हमें रोको मत, तुम सब ख़त्म हो जाओगे। और कमरे में एक दर्जा हरारत एकदम गिर गया। जल्दी हुई मोमबत्तियाँ खुद ब खुद बुझ गई। जुबैर भाई के हाथ आसमान की तरफ उठे, जैसे किसी गैबी ताकत ने उन्हें काबू में कर लिया हो। इमाम साहब ने सबको पीछे हटने का कहा और बस इतना बोला, ये महज आसेब या शैतान नहीं, ये उस कबीले से है जिन्हें हम नारी जिन्नात कहते हैं, जो सदियों से जिस्मों पर कब्जा करते आए हैं। और अगर उन्होंने जुबैर को चुन लिया है तो उनका इरादा वक्ती नहीं हो सकता। फिर अगली सुबह इमाम साहब ने गाँव के चंद बुजुर्गों को बुलाया और वो सब एक ऐसी बात लेकर आए जिसने सबको चौंका दिया। वो बोले, वो वीरान मकान असल में खाली नहीं है, वहाँ एक नात का कब्ज़ा है, एक ख़ास जिन्नाती वजूद जो सिर्फ उन लोगों पर वार करता है जो रात को अकेले उसके दायरे में कदम रखते हैं। उस नात का काम सिर्फ कब्ज़ा करना नहीं, बल्कि उन लोगों को अपने कबीले का हिस्सा बनाना है। अब हम सब समझ चुके थे कि जुबैर भाई का मामला आम जिन्नात वाला नहीं रहा। अब वो एक चुना गया जिस्म था और अब उनके गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी जिनकी कोई वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं थी। इसके बाद जब भी जुबैर भाई रात को सोते तो सुबह उनके जिस्म पर नीले निशान बन जाते, जैसे किसी ने रात को इन्हें जलाया हो। उनके सोने के दौरान दरवाजे खुद ब खुद खुलते और बाहर कोई दिखाई नहीं देता। सबसे खौफनाक वाक़या उस दिन पेश आया जब छोटे भाई ने जुबैर भाई के साथ तस्वीर खींची, और जब तस्वीर देखी तो उसमें जुबैर भाई के पीछे एक साया था, बग़ैर चेहरे का मगर बिल्कुल इंसानी शक्ल जैसा लग रहा था। उस रात जब सब लोग सो रहे थे, जुबैर भाई उठकर खामोशी से बाहर निकल गए। हमने दरवाजे की आवाज़ सुनी और जब हम पीछे पीछे गए तो उन्हें उसी वीरान मकान के सामने खड़ा पाया। वो धीरे से मुड़कर बोले, वापस आया हूँ अपने असल घर, अपने कबीले के पास। लेकिन अब उनके चेहरे पर सिर्फ जुबैर नहीं था, बल्कि उस पर कई परछाइयाँ थी, जैसे कोई और भी उनके अंदर से हमें देख रहा हो। मैं, मेरे वालिद, इमाम साहब और कुछ गाँव वाले जुबैर भाई के पीछे पीछे उस वीरान मकान तक हम चले गए थे। अजीब बात यह थी कि उस रात चांद भी मुकम्मल था, लेकिन उस जगह का साया फिर भी कुछ और था, जैसे रोशनी वहाँ दाखिल ही नहीं हो रही थी। जुबैर भाई दरवाजे पर खड़े रहे, फिर बगैर पीछे देखे उस घर के अंदर चले गए।
ہم نے ہمت کر کے ان کا پیچھا کیا۔ اندر داخل ہوتے ہی سانس جیسے روک دی گئی ہو۔ کمرے کی فضا میں مٹی، خون اور جلنے کی بو تھی۔ دیوار پر اب واضح عربی کے الٹے الفاظ تھے، جیسے کوئی مسلسل انہیں تازہ کرتا ہو۔ امام صاحب نے سورۃ البقرہ کی آیات بلند آواز میں پڑھنا شروع کی۔ زبیر بھائی ایک دم زمین پر بیٹھ گئے اور ان کا جسم تڑپنے لگا۔ ان کی آنکھوں سے خون نکلنے لگا۔ وہ بار بار ایک ہی جملہ دہرا رہے تھے، میں چنا گیا ہوں، اب میں واپس نہیں جا سکتا، تم لوگ سمجھ نہیں رہے کیا؟ اور پھر ایک آواز گونجی جو نہ مرد کی تھی نہ عورت کی، جس سے کئی آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہو، اسے چھوڑ دو، وہ ہمارا ہے، اس نے خود قدم رکھا تھا، اب تم سب نے دیکھ لیا، اب تم میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ ہم سب سکتے میں آ گئے۔ امام صاحب نے اذان دی تو دیواریں ہلنے لگی۔ وہ مکان، وہ در و دیوار جیسے چیخنے لگے ہو۔ ایک درخت کی شاخ شیشے توڑ کر اندر آئی، جیسے کسی نے باہر سے قابو کھو دیا ہو۔ زبیر بھائی کی چیخیں گونجتی رہی، پھر اچانک خاموشی چھا گئی اور زبیر بھائی بے ہوش ہو گئے۔ پھر ہم انہیں بے ہوشی کی حالت میں ایک قریبی ماہر معالج کے پاس لے گئے۔ کئی دن وہ بے ہوش رہے، مگر ہوش میں آنے کے بعد ان کے بولنے کا انداز، ان کی حرکات، سب کچھ نارمل لگنے لگے۔ وہ دوبارہ سے وہی زبیر بن گئے جو ہمیشہ سے تھے۔ مگر ایک بات وہ کبھی نہیں بھولے۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اس رات کیا ہوا تھا، تو وہ صرف اتنا کہتے ہیں، تم لوگ صرف ایک بار اس مکان کے اندر گئے تھے، میں 3 راتیں وہاں رہا تھا۔ جو کچھ میں نے دیکھا وہ کسی انسان کے بتانے کی چیز نہیں۔ اگر تمہیں سچ جاننا ہے تو خود جاؤ اس دروازے کے اندر۔ اس کے بعد آج کئی سال ہو چکے ہیں۔ زبیر بھائی باہر سے بالکل ٹھیک لگتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، بولتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن وہ اب بھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیر تک خود کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک بار میں نے غلطی سے ان کے کمرے میں جھانک لیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑے تھے اور ان کا عکس ان سے لمحے بھر لیٹ حرکت کر رہا تھا، جیسے وہ نہیں بلکہ کچھ اور ہو۔ حالانکہ وہ عکس ان کا ہی ہوتا تھا، لیکن ان کے اس طرح ہلنے وغیرہ سے تھوڑا سا 1-2 سیکنڈ لیٹ حرکت کرتا تھا ان کا سایہ۔ تو دوستو، یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ ہر وہ شخص جو رات کو اکیلا کسی ایسی جگہ جاتا ہے جہاں خاموشی کچھ زیادہ ہی گہری ہو، شاید وہ واپس تو آ جائے مگر اکیلا نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی 2 ہارر سٹوریز۔ ان دونوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ خوفناک سٹوری کون سی لگی؟ کمنٹ والی سیکشن میں لازمی بتائیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں روزانہ اسی طرح کی ہارر سٹوری دیکھنے کے لیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی آنے والی ہارر سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔